हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड आज हम एक इनिशिएटिव जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को आगे लेकर चलेंगे। तो ऑलरेडी आपका पॉलिटी, आईआर जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इस इनिशिएटिव में कवर हो चुके हैं एंड द कोर आइडिया इज फॉर दोज पीपल जो कि पहली बार इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं। तो आइडिया इस तरीके से कि जिन लोगों का मेंस अभी 2026 में होने जा रहा है उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने यहाँ पर बिल्ड की है, जहाँ पर थीम वाइज आप सभी को एक तो पीवाईक्यूज की लिस्ट मिलती है कि अच्छा भैया इस थीम से इतने पीवाईक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं एंड किस प्रकार के सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये आएगा कि ये प्रोवाइड किया कहाँ जा रहा है, तो सिविल्स विद आकाश का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जाके देखें। तो हालांकि पॉलिटी आईआर हो चुका है, अब थोड़ा सा जीएस 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, 250 नंबर का रहता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनकी थीम्स को हम थोड़ा कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली थीम अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिलेबस में भी जो मेंशन है, इट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, राइट। तो उसी थीम के बेसिस पर आप सभी को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जा चुका है एंड आई होप आप सभी ने उन पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व किया होगा, किस प्रकार की सब थीम्स वहां पर बनती हैं, कैसे वहां पर डायमेंशंस के बारे में पूछा जाता है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर सवाल वहां पर आए हैं, राइट। चलो हम उस चीज में नहीं जाएंगे, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे ताकि हमारा जो समय है उसको बिल्कुल एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। मतलब पॉइंट इज, इन दिस पर्टिकुलर सेशन यू हैव ऑलरेडी गॉटन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय द यूपीएससी 2013 से लेके 25 तक, वो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट कि इस सेशन में क्या होने वाला है, तो इस सेशन में हमने 3 सवाल उठाए हैं उन्हीं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में से जो कि आपको प्रोवाइड किए गए थे, है ना। डिपेंडिंग जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की जो थीम है उसी में से हमने 3 सवाल यहाँ पर उठाए हैं एंड उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे उसे आंसर करें, कैसे उसका स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्मुलेट कर सकें। ऑलराइट, चलिए। तो बेसिकली you must have seen these questions, right? अब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली जो ये यूनिट है किस चीज से डील करता है कि किस तरीके से एथिक्स की इंप्लीमेंटेशन ह्यूमंस की लाइफ में देखने को मिलती है। धीरे धीरे एक फाउंडेशन सेट होता है जहां पर हम इस पूरे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसी में से हमने बहुत सारे सवाल, 15 सवाल अप्रॉक्सीमेटली आपके साथ शेयर किए थे। उन 15 में से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उनको आंसर लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, किस तरीके से आंसर किया जा सकता है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लिखा गया, व्हेन सिंथेटिक मीडिया कैन कन्विंसिंगली imitate a person's voice or face, the foundation of social trust itself is at risk. डिस्कस करने हैं द एथिकल implications ऑफ दिस फॉर बोथ प्राइवेट एज वेल एज प्राइवेट रिलेशनशिप्स के लिए भी एंड पब्लिक लाइफ के लिए भी। तो हम पढ़ते हैं ना वो एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, तो कहीं ना कहीं उसी के साथ इसको लिंक करके इस सवाल को बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिनेरियो, जो कि हम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर चुके हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, जहां पर इस प्रकार के डीप फेक्स आने शुरू हो चुके हैं, सिंथेटिक मीडिया डेवलप होना शुरू हो चुका है, राइट। तो उसी के बेसिस पर यह सवाल यहाँ पर डेवलप किया गया है एंड आई होप आप सभी को जो बेसिक कंटेक्स्ट है इस क्वेश्चन का, जो डिमांड है इस क्वेश्चन की, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो गई हो। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टाइमर, राइट। टाइमर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मैं आपको सवाल दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप फिर से इसे एक बार ऑब्जर्व कर सकें और समझ सकें कि क्या एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। तो टाइमर शुरू हो चुका है, 10 मिनट आपके पास हैं। जिस भी तरीके से आप इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस द होल क्वेश्चन अराउंड इट कि किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, तो आई थिंक सभी ने यहाँ पर आंसर लिख लिया होगा इस चीज़ का, राइट? तो हम इस चीज़ को अब स्टॉप कर देते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट? अब पॉइंट हमारा क्या बनता है कि भाई अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस किया जाए और समझा जाए कि एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है अगर इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, चलिए। तो बेसिकली इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली व्हाट आर दे आस्किंग अबाउट इज, जस्ट अ मिनट, हम साइड में कर देते हैं एंड लेट्स ब्रिंग दिस पेन टू हियर। ऑलराइट देन, सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सबसे पहले यही समझना जरूरी है बिकॉज जब तक डिमांड नहीं समझ में आएगी तब तक हम आंसर भी वहां पर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड समझने के लिए पहले हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना रहता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किन कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्हेन सिंथेटिक मीडिया कैन कन्विंसिंगली इमिटेट अ पर्सन्स वॉइस और फेस, द वेरी फाउंडेशन ऑफ सोशल ट्रस्ट इटसेल्फ इज एट रिस्क। तो अगर देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमारे पास बनते हैं वो क्या है, सिंथेटिक मीडिया एंड सोशल ट्रस्ट, कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप करंटली चल रहा है उसे कहीं ना कहीं डिस्कस करना है, राइट? अब उसी केस में यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस द एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर बोथ प्राइवेट रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक लाइफ, कि दोनों चीजों के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ सकता है वो हमें यहां पर बताना है, राइट? तो कीवर्ड्स हमें समझ में क्या आ रहे हैं कि पहली बात तो दो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड पूरा का पूरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर किया जाएगा। अब डायमेंशंस किस तरफ जाएंगी वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी गया कि भैया प्राइवेट रिलेशनशिप्स एज वेल एज पब्लिक लाइफ की डायमेंशंस को आपको यहां पर डिस्कस करना है। सो अगेन द पॉइंट इज कि ये जो पूरी की पूरी नाव यहां पर तैरेगी, ये नाव किसके भरोसे बनेगी, इन दो टर्म्स के भरोसे बनेगी। अब नाव किस डायरेक्शन में जाएगी वो आपको डायमेंशंस के थ्रू यहां पर पता लग जाता है, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली अब इस क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से किया जा सकता है, और लेट अस यूज येलो पेन, है ना? इंट्रोडक्शन यहां पर समझते हैं। अगेन सिंथेटिक मीडिया, सोशल ट्रस्ट एंड दीज आर द डायमेंशन विच आर सपोज टू बी कवर्ड। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बता दी गई हैं। अब इंट्रोडक्शन में जाहिर सी बात है आपको किसी तरीके से जो करंट सिचुएशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू सोशल ट्रस्ट एंड सिंथेटिक मीडिया उसको यहाँ पर समझाना पड़ेगा, राइट? पर सोशल ट्रस्ट के केस में आप डायरेक्टली ये चीजें मेंशन कर सकते हो कि भैया सोशल ट्रस्ट एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हालांकि हम इन चीजों के बारे में इतना बात नहीं करते हैं, बट एग्जैक्टली सोशल ट्रस्ट तो डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है भैया सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है हमें पता है कि भैया वो वही व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं, है ना? या जिसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है वो वही है जिसको हम पहले से सुनते आ रहे हैं या जिसको हमने पहले भी सुना है। तो कहीं ना कहीं फेस और वॉइस दोनों के बेसिस पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है सोसाइटी में, जिसके चलते एक वेरीफाइबल या अनवेरीफाइबल इंफॉर्मेशन भी हमें क्या लगती है कि भैया ये भी सत्य है कि उसी ने ये चीज यहां पर कही होगी, और उसी चीज का तो मिसयूज यहां पर हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोशल ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे कि भैया क्यों इस केस में फेस एंड वॉइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल ट्रस्ट बिल्ड करने में, राइट? देन अगेन इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ फिर आप एंटर करेंगे दैट सिंथेटिक मीडिया ने अपने इस प्रकार के डीप फेक्स के चलते, जहां पर डीप फेक वीडियोस, डीप फेक वॉइस, लेट्स से ऑडियो फाइल्स, है ना? तो इन डीप फेक्स के चलते इसी सोशल ट्रस्ट को अब ब्रेक करना शुरू कर दिया है एंड पीपल आर नॉट श्योर व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट टू नॉट, राइट? तो ये इस तरीके से हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी नाव बनेगी, उन दो कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर एड्रेस कर लिया कि ओके दिस इज द करंट सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू सोशल ट्रस्ट एंड सिंथेटिक मीडिया, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब एग्जैक्टली हमें वो अपने नाव को तैयार तो कर दिया, अब उसको डायरेक्शन भी देनी है। अब डायरेक्शन किस तरीके से दी जाएगी कि भैया इन चीजों का इंप्लीकेशन किस तरीके से प्राइवेट रिलेशनशिप्स और पब्लिक लाइफ पे हमें यहां पर देखने को मिलता है। दैट इज समथिंग अब जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा, जिसके बारे में थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट
आंसर राइटिंग, जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं हम हमेशा यही कहते हैं कि यार जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, अगर आपने उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया और उसके हिसाब से अपने आंसर्स फॉर्मुलेट कर लिए, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप वहां पर एग्जामिनर को अपने कंटेंट से खुश कर दोगे। राइट, दैट इज द कोर आइडिया है ना, आपकी डिमांड को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अभी बॉडी के ऊपर शिफ्ट होने से पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि भाई जब भी क्वेश्चन देखो, आपको ये नहीं करना है कि जितना आपको आता है उतना आपको बताना है, नहीं। इस चीज में बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती कर जाते हैं। एथिक्स के केस में जो कंसर्न बहुत सारे लोग फेस करते हैं वो ये करते हैं कि ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, वी हैव रेड अ लॉट ऑफ कंटेंट, वी हैव रेड अबाउट सम ऑफ द करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस आल्सो, सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया, बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द रियल एप्लीकेशन ऑफ दैट कंटेंट, वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि अच्छा अब लिखना क्या है इस चीज में, है ना। सो दैट इज वाई हमेशा फोकस करना है कि जब क्वेश्चन देखो तो उसकी कीवर्ड्स पकड़ के उस क्वेश्चन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दो। ऑलराइट, क्लियर है। अब सीधा हम किस चीज पर आएंगे कि भैया चलो ये ट्रस्ट के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक मीडिया, बट वो किस तरीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो पहली डायमेंशन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, प्राइवेट रिलेशनशिप्स की, कि जहां पर प्राइवेट रिलेशनशिप्स के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट पॉइंट हमेशा क्या रहता है, व्हेन इट कम्स टू writing answers in ethics, what are you supposed to do? You are supposed to quote examples, and examples जितने रियल लाइफ रहें उतना ही आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। राइट, अब इस केस में आप सीधी सी बात यहां पर क्या करोगे कि हाँ जी, इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स ऑल्सो सिंथेटिक मीडिया ने एक मेजर हार्म करना शुरू कर दिया है। और जिस केस में उस व्यक्ति द्वारा जिसका वो डीप फेक क्रिएट किया गया है, चाहे वो फेस का है, वॉइस का है, जिस भी तरीके से किया गया है, उसका कोई एक्शन है भी नहीं, बट सिंथेटिक मीडिया उस एक्शन को वहां पर दिखाता है ना, उसकी वो एक्टिविटी वहां पर दिखाता है जो उसने की भी नहीं है। राइट, जिसकी वजह से उसकी खुद की प्राइवेट लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है उस प्रकार के कंसर्न्स की वजह से, बिकॉज अब लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो रहा है कि भैया हाँ जी, क्या ये एक्चुअली में इन्होंने कहा है या फिर एक डीप फेक है भी या नहीं, मतलब वो भी डाउटफुल जा रहा है ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बेटर होती जा रही है कि अब डीप फेक्स भी लग रहा है कि भैया ये तो एक्चुअली में शायद इन्होंने खुद ही कहा होगा। राइट, अब एग्जांपल्स के केस में हमारे पास सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल यहाँ पर क्या है, रश्मिका मंदाना का डीप फेक केस जो था 2023 का, आप उसे डायरेक्टली यहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पर ये डीप फेक की वीडियोस नई नई आई रही थी, है ना। अब जिसकी वजह से इनको भी भैया कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, है ना, इनकी प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट रिलेशनशिप्स यहाँ पर इम्पैक्ट हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ एक्सटॉर्शन कॉल्स एंड फ्रॉड, उनमें डीप फेक्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि हाँ जी हम वही बात कर रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, इट हैज़ बीन द कंसर्न। अब रिसेंटली बहुत सारे केसेस आने इस तरीके के शुरू हो चुके हैं कि जहां पर पहले तो आता था ना कि हाँ जी और शर्मा जी क्या हाल है, ऐसा वैसा, है ना, और वहां पर वो बताता था कि हाँ जी भैया मैं ये बोल रहा हूँ, हम उस टाइम पे वहां मिले थे, थोड़े पैसों की जरूरत है। अब नया स्कैम क्या आ चुका है कि नाउ दे आर ट्राइंग टू बेसिकली इमिटेट द वॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जो आपका रिलेटिव होगा। राइट, उसको बोले और आपको लगेगा कि हाँ जी भाई मैं उसी से बात कर रहा हूँ, और वहां से आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करना वो शुरू कर देंगे। एंड इवन दो बहुत केसेस में डीप फेक्स को यूज करके कहीं ना कहीं लोगों को ये कहा जाता है कि भैया आपकी इमेजेस और वीडियोस हमारे पास हैं, हम आपसे पैसे ऐंठना यहाँ पर शुरू कर देंगे। अब जनरली क्या होता है कि ऐसे केसेस में आइडेंटिटी बाहर नहीं आती है, हालांकि पुलिस जो ऐसे केसेस को हैंडल भी करती है, दे मेक श्योर कि आइडेंटिटी उन लोगों की बाहर ना आए। राइट, तो बट हाँ, इट हैज बीन द केस जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कोट कर सकते हो, और उसके चलते आप अपना एक पॉइंट यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो कि जी हाँ, इस प्रकार के सिंथेटिक मीडिया की वजह से एक मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऑलराइट, क्लियर। तो आई होप फर्स्ट पार्ट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हो। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट, है ना। अब सेकंड पार्ट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें कि अब सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑलराइट। नाउ इन द सेकंड पार्ट, जहां पर हमने पहले इंट्रोडक्शन में वो सोशल ट्रस्ट वाला पूरा डायमेंशन वहां पर डिस्कस कर लिया, फिर जहां पर हमारी बॉडी शुरू हुई तो वहां पर हमने प्राइवेट रिलेशनशिप्स की पहले बात कर ली। अब आएंगे हम पब्लिक लाइफ के ऊपर। अब पब्लिक लाइफ के केस में आप यहाँ पर जो अपना आंसर का डायरेक्शन है
वो सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी रख सकते हो, प्लस जो आपके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर रख सकते हो कि पब्लिक लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि बीजेपी के एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर थे, उनके डीप फेक वीडियोस आने शुरू हो गए थे, राइट। एंड कंसर्न यहां पर क्या है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ पार्टीज इस प्रकार के सिंथेटिक मीडिया को यूज करती हैं ताकि सामने वाली पार्टी को डिफेम किया जा सके। बट इसमें हम ज्यादा नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो आपके आंसर का जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, इस डायमेंशन का फिर ओवर पावरिंग हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना है हमें। बस एक पॉलिटिकल स्फेयर में कुछ एग्जांपल्स देके बता देना कि हाँ जी ये कंसर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे 2025 में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा कि 2025 में यूके प्राइम मिनिस्टर के डीफेक वीडियोस आने शुरू हो गए, जिसमें वो भैया नेशनल कर्फ्यू वगैरह की बातें कर रहे हैं, है ना। तो जनता में फिर होगा क्या, उसकी वजह से जनता में एक तरीके का डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, उनका ट्रस्ट जो है सरकार के ऊपर वो टूटना शुरू हो जाएगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सरकार और सिटीजन्स के बीच का वो टूटना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट अंडर दिस हेडिंग कि हाँ इस प्रकार के कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्वेंट्स यू कैन ऑल्सो मेंशन कि हाँ जी जहां पर लेट अस से कि कुछ ऑर्डर्स या गाइडलाइंस ऑल्टर्ड करके आती हैं, है ना, डीप फेक्स के थ्रू कि हाँ जी नया ऑर्डर यहाँ पर पास हुआ है। एंड इवन जब सिविल सर्वेंट्स के ही किसी प्रकार के लेटेस्ट से कोई वीडियो वहां पर वायरल हो रही है कि हाँ जी सिविल सर्वेंट ने अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में ये कह दिया कि भैया यहाँ पर कर्फ्यू लगने वाला है, सेक्शन धारा 144 यहाँ पर लग जाएगी, तो इस तरीके कंसर्न फिर उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो सोशल ट्रस्ट है चलो वो तो ब्रेक हो ही रहा है, बट क्योस वाली सिचुएशन भी वहां पर क्रिएट हो रही है, राइट। तो 2 से 3 पॉइंट्स में आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी यहां पर जस्टिफाई कर दोगे, जहां पर आप इंडियन पॉलिटिकल स्फेयर की बात कर सकते हैं, है ना, इंटरनेशनली जो कंसर्न देखने को मिले हैं उसकी भी बात कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स के केस में ऑर्डर गाइडलाइंस, उनके द्वारा जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू की जाती हैं अपने उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, उनको यहाँ पर डीप फेक के थ्रू चेंज कर दिया जाता है और लोगों में क्याओस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू सिटीजंस, वो कॉन्ट्रैक्ट भी फिर यहाँ पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। बट क्या पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी? जी नहीं। अब इसके बाद की जो हमारी कहानी है वो बहुत क्रूशियल है। अब इसके बाद की कहानी हमारी क्या बनती है कि भैया कंक्लूजन के समय पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। अब जाहिर सी बात है जब भी हम आंसर राइटिंग डिस्कस करते हैं अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऑब्लिगेशन रहती है एक एस्पिरेंट के ऊपर कि अगर पूरे कंसर्न्स को डिस्कस कर दिया है तो कुछ सॉल्यूशंस भी तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या आपका आंसर पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज अभी रिसेंटली 2026 में ही इंडिया ने विद रिस्पेक्ट टू आईटी नई गाइडलाइंस यहाँ पर इशू करी हैं 2026 की, जो कि सिंथेटिक मीडिया के ऊपर बात करता है, राइट। तो पहली बात आपने दी कि भैया एज पर द लॉ भी हम नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इस कंसर्न को एड्रेस किया जा सके, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉ अलोन इज नॉट सफिशिएंट, कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा। अब एक स्टेप यहां पर और क्या होगा कि भैया थोड़ी सी अवेयरनेस लाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसी चीजें बहुत फेक होती हैं, उनकी वजह से कंसर्न्स यहाँ पर जो क्रिएट होते हैं दे आर एक्चुअली नॉट एनी कंसर्न्स। वो सोशल ट्रस्ट जो ब्रेक हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसे मिसक्रिएंट्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक करना है ना। दैट इज हाउ यू विल बेसिकली गेट टू द पॉइंट कि आपको यहाँ पर उस प्रकार की लिटरेसी को प्रमोट करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना पड़ेगा। एंड अबव ऑल इसमें जो एक पर्टिकुलर एजेंसी सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकती है, दैट एजेंसी इज नन अदर देन द मीडिया। कि मीडिया के पास इतनी बढ़िया रीच है तो मीडिया अपने थ्रू इस प्रकार के जितने भी सिंथेटिक मीडिया का कंटेंट रहता है उसे वेरीफाई करे और उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक लेकर जाए कि भैया ये इंफॉर्मेशन सच नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर दैट मैटर इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से कि वहां पर कुछ वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो गए थे जब रिसेंट ईरान वॉर चल रहा था कि भाई एलपीजी की सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगी, है ना, रिस्पेक्टिव कुछ लीडर्स के थ्रू उनके डीफेक्ट्स बनने शुरू हो गए, है ना, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वहां पर शुरू होगी। एंड
लोगों में क्या होगा, लोगों में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस केस में मीडिया इज द वन जो कि एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है इस अवेयरनेस को और प्रोपोगेट करने में एंड इंश्योर करने में कि भैया ठीक है, जो सिंथेटिक मीडिया जो यहाँ पर चल रहा है या जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज किया जा रहा है उसे यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। एंड दैट इज हाउ यू आर सपोज टू कंक्लूड योर आंसर विद दिस स्पेसिफिक पॉइंट्स। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर रखना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अहम पार्टनरशिप चाहिए होगी टेक्नोलॉजी, लॉ और सिटीजन्स के बीच में। टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से यूज की जाए, लॉ की एनफोर्समेंट यहाँ पर की जाए एंड सिटीजन को अवेयर किया जा सके, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर कंसर्न। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यूडेशन यहाँ पर होगा कि किस तरीके से इस आंसर को यहाँ पर लिखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं एंड वी विल यूज द व्हाइट बोर्ड ताकि आपके कंटेंट यहाँ पर डिलीट ना हो जाए, आप इसको अपने आराम से लिख सकें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर राष्ट्र जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और उसके केस में पहले भी आपने बहुत सारे सवाल वहां पर देखे होंगे। तो सवाल किस तरीके से उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो द क्वेश्चन इज ऑन, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। The Digital Personal Data Protection Act of 2023 establishes a legal framework for processing of digital personal data, including consent-based processing in most cases. Right? Discuss the ethical principles underlying data protection in the age of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज बहुत सारे जो एआई मॉडल्स बन रहे हैं उसमें आप ही का डेटा यूज किया जा रहा है, आप ही के इनपुट्स को यूज किया जा रहा है उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब उस केस में जो हमारे पास डीपीडीपी है ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डीपीडीपी एक्ट जो है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात करता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं जरूर मानूंगा इट इज वन ऑफ अ टफ क्वेश्चंस कि जहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज इट इज नॉट इजिली एबल टू रिकॉल द पॉइंट्स जो कि डीपीडीपी में वहां पर मेंशन किए होंगे। राइट, तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भैया थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हाँ, एट द सेम टाइम वी आर सपोज टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, ताकि एक एक्स्ट्रा एज हमें वहां पर अपनी मेरिट लिस्ट में मिल सके, है ना। क्यों स्कोर शीट की बात करनी, सीधा मेरिट लिस्ट की बात करते हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा एज मेरिट लिस्ट में वहां पर मिल सके। ऑलराइट, पर फिर भी जस्ट गिव एन अटेम्प्ट टू दिस क्वेश्चन, फिर डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर किया जा सकता है। ऑलराइट, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया हो, एंड यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। तो एक बार थोड़ा समझते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एंड अगेन आई एक्नॉलेज दिस वेरी फैक्ट कि क्वेश्चन इज ऑन द टफर साइड, है ना, टफर साइड पे है, तो बट दैट डज नॉट मीन कि हम इसे बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है जी, कि एस्टैब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग कंसेंट बेस्ड प्रोसेसिंग इन मोस्ट केसेस। पहली बात, मोस्ट केसेस क्यों कहा गया वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बट इफ यू लुक एट द की टर्म्स, तो पहले तो डीपीडीपी है भैया कीवर्ड, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा आंसर वहां पर तैयार हो पाएगा, राइट। सेकेंडली, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। एंड सेकेंड पार्ट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डेटा प्रोटेक्शन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं एआई के साथ जो डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर की जा रही है, पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग जो यहाँ पर की जा रही है, इसका इंटरलिंकेज क्रिएट होता है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल शब्दों में क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करें तो वो क्या कह रहा है कि डीपीडीपी ने कुछ पॉइंट्स वहां पर रखे हैं कि किस तरीके से पर्सनल डिजिटल डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, कैसे उस पर कंसेंट दिया जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। एंड उसके बेसिस पर आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स यहां पर मेंशन किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के बेसिस पर, कैसे वो हमारे लिए डेटा प्रोटेक्शन के माध्यम से इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज हम सभी को पता है कि डेटा वहां पर हमारा यूज किया जाता है, वट एवर वी इंटरेक्ट विद दिस सर्टेन एआई मॉडल्स, आवर डेटा इज बेसिकली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द दैट मॉडल टू, है ना। अब उस मॉडल ने उस डेटा को यूज किया, उस कंपनी ने उस डेटा को यूज किया, अगर आप बोल भी दो कि हाँ जी मेरा डेटा सारा डिलीट कर दो, हाउ डू यू नो कि एक्चुअली में डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, सिंस बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल इसको लेके जाया जा सकता है ना, दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी के लेके जाया जा सकता है। तो अब इसमें यह नहीं कहूंगा कि भैया जो मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही आपका मॉडल आंसर है। हो सकता है जो आपने अप्रोच वहां पर लिखी हो तो उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर फुलफिल हो रही हो, बिकॉज इट इज अ वेरी वेग इन नेचर की भैया स्टेटमेंट थोड़ी सी ओपन एंडेड है ना, कि आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ पर डील कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड बस यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। ऑलराइट, लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिजाइन किया जा सकता है, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करते हैं। ऑलराइट, सी अगेन वी विल लिस्ट डाउन द पॉइंट्स जो कि यहां पर मेंशन किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो डिमांड क्वेश्चन में पहली बात आती है डीपीडीपी एक्ट की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर बन जाती है डेटा प्रोसेसिंग की, राइट। थर्ड हमारे लिए टर्म बन जाती है इंपॉर्टेंट एआई की। इन चीजों के बेसिस पर हमारे आंसर का स्ट्रक्चर यहां पर रेडी होगा। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है डीपीडीपी के बारे में, या किस तरीके से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां पर कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। सो व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली हम यहां पर क्या करेंगे, हम डेफिनेटली डीपीडीपी के बारे में बात करेंगे कि वन ऑफ द फाउंडेशनल एक्ट यहां पर सेट किया गया है इन द एजेस ऑफ व्हेन डेटा इज बीइंग ट्रीटेड एज अ फ्यूल, है ना। और जहां पर हमारे वेरियस आईटी एक्ट्स यहां पर अच्छे से हमारे डेटा के प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं कर पाते थे, तो वहां पर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट की जरूरत थी और उसे यहां पर पेश किया गया सरकार द्वारा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग श्योर कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो ये पहली बात तो हमें यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर अपना आंसर आगे जाके तैयार करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसी केस में आप थोड़ा सा मेंशन करोगे कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, कि जैसे कि आपका पर्सनल डेटा किसे कहा जाता है, इट डिफाइंस पर्सनल डेटा, है ना जी। डेटा फिड्यूशरी, है ना, जो आपका डेटा वहां पर हैंडल करता है, राइट। अब डेटा फिड्यूशरी क्यों कहा गया है इसे, या कोई और टर्म यहाँ पर क्यों नहीं यूज की गई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारे लिए यहाँ पर बन जाएगा, है ना। उसके अलावा डेटा प्रिंसिपल कौन रहेगा,
राइट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहां पर मेंशन कर दोगे कि भैया इन चीजों के बारे में डीपीडीपी एक्ट ने मेंशन किया है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल डेटा, राइट। दैट इज समथिंग जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का कोर पार्ट बनना चाहिए। विद इन 3 to 4 लाइंस हम इसे इजीली यहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। बट अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रॉड लॉ के अंतर्गत, जो पूरा ब्रॉड लॉ यहां पर बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन, देयर आर सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर लॉ को और इंपॉर्टेंस यहां पर देना चाहते हैं। बिकॉज अब उन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स को आपको इन द टाइम्स ऑफ एआई के साथ यहां पर कंपेयर करना है ना। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन डिमांडिंग फ्रॉम यू, कि आपको यह बताना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट विद रिस्पेक्ट टू इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स यहां पर काम करेंगे, इनको डिस्कस करना है बेसिकली। तो आपको वही चीज बतानी पड़ेगी कि भैया देयर आर सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि यहां पर बहुत क्रूशियल हैं, है ना, जो कि डीपीडीपी में यहां पर मेंशन किए गए हैं। अब उन एथिकल प्रिंसिपल्स की अगर हम यहां पर बात करें तो वो कौन कौन से रहेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपका ऑटोनॉमी की बात यहां पर की गई है एंड इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब क्विकली इन पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। अभी आपका बॉडी का पार्ट बन जाएगा। ऑटोनॉमी की यहां पर बात की गई है। ऑटोनॉमी की बात मतलब यहां पर किस तरीके से आप जस्टिफाई करोगे, बिकॉज जो एक लैंडमार्क केस जिसके बेसिस पर यहां राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, आर्टिकल 21 में पॉइंट यहां पर डाला गया था, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो आपका केस है, आप उसे यहां पर कोट कर दीजिए। दिस लैंडमार्क केस मेड श्योर कि राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में यहां पर रखा जा सके, राइट। अब पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट यहां पर यह है कि जिस भी व्यक्ति का डेटा यहां पर यूज हो रहा है उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है कि किस तरीके से वो अपना डेटा यूज करना चाहता है, क्या उसके लिए वो कंसेंट देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। ये कंप्लीट हक उसी व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए और उसी के बेसिस पर डीपीडीपी एक्ट जो है वो भी यहाँ पर बेस्ड है, राइट। बट पॉइंट अब यहाँ पर क्या आता है, अब यहीं पर आपको विद रिस्पेक्ट टू एआई कंटेक्स्ट में डिस्कस करना पड़ेगा। बट विद रिस्पेक्ट टू एआई हम क्या देख रहे हैं कि भैया इसी प्रकार से डेटा को यूज किया जा रहा है अपनी डिफरेंट मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए, है ना। एआई मॉडल्स के ट्रेनिंग के लिए इन्हें यहां पर यूज भी किया जा रहा है, राइट। तो पहला पॉइंट कि आपने ऑटोनॉमी तो प्रोवाइड करी, है ना, जो कि हमें केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस की वजह से यहां पर मिली। एंड उसी ऑटोनॉमी की बात आपने अपने कहीं ना कहीं डीपीडीपी एक्ट में भी यहां पर मेंशन करी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू द age of artificial intelligence, now the very same data is being used by these models because उनको ट्रेन करना है। तो उस केस में भैया जाहिर सी बात है जहां पर इंडिविजुअल का जो पर्टिकुलर मॉडल है, जो भी उसका डेटा है, जो भी कंसेंट उन्होंने वहां पर दे रखा है, वो कंसेंट बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। उसको नहीं पता कि भैया उस कंसेंट में उसने एग्जैक्टली किन टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अग्री कर दिया कि कैसे उस पर्टिकुलर डेटा को वहां पर वो यूटिलाइज किया जाएगा। ऑलराइट, सेकंड यहां पर आता है फिड्यूशियरी ड्यूटी, सेकंड इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल। तो बेसिकली फिड्यूशरी कौन है, फिड्यूशरी यहां पर वो है जो भैया डेटा को प्रोसेस कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि डीपीडीपी में यहां पर जो डेटा प्रोसेस करने वाली एंटिटी है उसको यहां पर डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, ना कि जनरली जो बाकी जगह टर्म्स यहां पर यूज हुआ है इट इज मोर ऑफ अ डेटा कंट्रोलर, कि जहां पर हम डेटा कंट्रोलर टर्म यूज करते, जैसे यूरोपियन यूनियन का जो पर्टिकुलर लॉ है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन, वहां पर डेटा कंट्रोलर का काम किया गया है। फिड्यूशरी के केस में ये टर्म यहां पर क्यों यूज की गई कि ठीक है, वट एवर यू आर सपोज टू डू ऑन द बेसिस ऑफ लॉ वो तो है ही है, प्लस आपको यहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। आपको एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी यहां पर काम करना पड़ेगा, बिना उसके यहां पर बात नहीं बनेगी, है ना। तो दैट इज समथिंग जो कि आप बताओगे कि हाँ जी इस पर्टिकुलर डीपीडीपी एक्ट में भी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं, राइट। अब कहीं ना कहीं इसके से क्या होता है कि जो आपका
फिड्यूशरी है और जो पर्टिकुलर डेटा प्रिंसिपल है जिसका डेटा यहाँ पर यूज हो रहा है, उन दोनों के बीच का ट्रस्ट बिल्ड होता है। उन दोनों के बीच के ट्रस्ट को और स्ट्रेंथन किया जाता है, बिकॉज अगेन दोनों के बीच में कंसेंट है कि भैया मैं आपको अपना डेटा यूज करने के लिए दे रहा हूँ, आप अपने तक ही इसे रखिएगा, राइट। बट द पॉइंट इज व्हाट, कि अब कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर डेटा जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, एक एआई की कंटेक्स्ट में उसे बात करनी है ना, कि यहां पर जो पर्सनल डेटा यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, राइट, तो कहीं ना कहीं अब उस एआई मॉडल की मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए एम्बेड हो चुका है। तो उसे कैसे वहां से डिलीट करेंगे अगर कोई व्यक्ति चाहे? जैसे मान लो डेटा प्रिंसिपल बोल रहा है डेटा फिड्यूशरी को मेरा डेटा डिलीट कर दो, पर डेटा फिड्यूशरी ने तो उस डेटा को वहां पर एआई मॉडल्स की ट्रीटमेंट में लगा दिया, डेटा प्रिंसिपल ने उसके लिए कंसेंट भी दिया, बट वो डेटा जब उस मॉडल को ट्रेन करने में लग गया तो जाहिर सी बात है उस केस में तो वो पर्टिकुलर डेटा हमेशा हमेशा के लिए उस एआई मॉडल की मेमोरी में वहां पर सेव हो जाएगा। कैसे इस चीज को इंश्योर किया जाए कि जी हाँ वो जो पर्टिकुलर डेटा है उसे वहां पर अगर डेटा प्रिंसिपल का मंजूरी रहे या उसकी इच्छा रहे उसको डिलीट करने की, तो वो डिलीट एक्चुअली में वहां पर हो जाएगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर प्रॉमिस यहाँ पर फिड्यूशरी करता है टू डिलीट ऑन रिक्वेस्ट, वो टेक्निकली डिफिकल्ट बन जाता है। तो एक टेंशन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रिएट हो जाती है, राइट। तो पहले तो पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। अगर आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स में लिख लो ना, तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड को आपने इजिली यहाँ पर पूरा कर दिया है, राइट। फिर आता है पर्पस का लिमिटेशन, जो कि यहाँ पर डीपीडीपी एक्ट में मेंशन किया गया है। व्हाट डज दिस मीन, पर्पस लिमिटेशन, कि किस तरीके से किस पर्पस के लिए किसी भी प्रकार के पर्सनल डेटा को यहां पर यूज किया जा सकता है। तो एक्ट रिक्वायर करता है डेटा टू बी कलेक्टेड एंड यूज ओनली फॉर स्पेसिफाइड लॉफुल पर्पसेस रिटेन्ड नो लॉन्गर देन नेसेसरी, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए ही डेटा वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है डेटा फिड्यूशरी द्वारा, है ना। जो डेटा मैनेज कर रहा है वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए ही इस प्रकार के डेटा को यूटिलाइज कर सकता है। अब अगेन द पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू एआई टेंशन, कि किस तरीके से एआई टेंशंस के केस में अब एक कंसर्न यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू एआई टेंशंस, अब यहां पर हम क्या कहेंगे कि ठीक है जी भैया, आप मॉडल तो यहां पर ट्रेन कर रहे हो, आपने पर्पस भी यहां पर डिफाइन कर दिया है, बट पर्पस बड़ा ओपन एंडेड है ना, कि फॉर सम लॉफुल एक्टिविटीज प्रिसीजन यहां पर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। प्रिसीजन कहीं ना कहीं यहां पर लैक कर रहा है, एंड प्रिसीजन अगर लैक करेगा तो जाहिर सी बात है ओपन एंडेड चीज को तो फिर डिफरेंट एआई कंपनीज अपने हिसाब से वहां पर यूज करेंगी, लूपहोल्स ढूंढने की कोशिश करेंगी, राइट। दैट इज समथिंग जिसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर पर्पस लिमिटेशन का लगाया भी गया, बट उसकी वजह से पर्पस ओपन एंडेड यहाँ पर हो गया और कंपनीज अपने हिसाब से इस प्रकार के डेटा को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती हैं। ऑलराइट, क्लियर है। और इस केस में ना ऑलरेडी बहुत बड़ा कंसर्न पहले भी रेज कर दिया जा चुका है व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके फाइनेंशियल डेटा को यूज करती हैं, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स जो यहाँ पर डेवलप करती हैं, क्या उसके लिए कंसेंट आप देते हैं नहीं देते हैं। दैट इज अनदर कंसर्न जो कि यहाँ पर बार बार हाईलाइट किया जाता है। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, दैट इज अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पर बात की, अकाउंटेबिलिटी के केस में यहाँ पर हमारा क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन जो आपका बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कन्वर्ट्स करता है फिड्यूशरी ड्यूटी फ्रॉम जस्ट बीइंग अ ड्यूटी इनटू द लॉफुल थिंग, जिसको वहां पर उसे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं ढंग से इंप्लीमेंट करेगा तो उस केस में आपके लिए फाइन्स और पनिशमेंट भी रखी गई, कि जहां पर किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ रूल्स पाया गया तो वहां पर आपके ऊपर फाइन्स और पनिशमेंट भी लगेगी, राइट। अब इसी केस में अगर हम कहीं ना कहीं एआई टेंशन को ऑब्जर्व करें तो कंसर्न यही है कि यार अगर आपके जो मॉडल्स मोस्टली ट्रेन हो भी रहे हैं, जो मोस्टली मॉडल्स काम कर भी रहे हैं, वो इंडिया में तो है ही नहीं वो कंपनीज, है ना, मोस्टली वो वेस्टर्न कंपनीज हैं। अगर उस केस में अगर आपको कोई फाइन्स और पनिशमेंट्स करनी भी होंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डू सो, है ना जी। एंड दैट इज समथिंग जिसकी वजह से कंसर्न्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं कि कैसे इस डेटा की लोकलाइजेशन भी यहाँ पर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, है ना। तो दैट इज समथिंग जो कि बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर क्रिएट होता है। ऑलराइट,
तो ये बेसिक से आपके एथिकल प्रिंसिपल हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि डीपीडीपी एक्ट में यहाँ पर मेंशन है, एंड कैसे हर एक एथिकल प्रिंसिपल के केस में कुछ ना कुछ एआई कंसर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द कंक्लूजन पार्ट, when it comes to the conclusion part, how are we going to discuss this? कैसे इसको अब यहां पर मेंशन करेंगे कि ठीक है जी, डीपीडीपी एक्ट ने एक लीगल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर दिया है, राइट, फॉर डेटा प्रोटेक्शन, बट यही अकेला काफी नहीं है, बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब चीज़ें बहुत ब्रॉड हो रही हैं, चीज़ों का जो डायमेंशंस हैं वो बहुत हॉलिस्टिकली यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक पर्टिकुलर इस प्रिंसिपल को भी यहाँ पर टेस्ट करता है, हर एक को यहाँ पर लूप होल निकालने की भी कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो एक्ट की लॉन्ग टर्म सक्सेस है, वो सक्सेस उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस एक्ट की अमेंडमेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपने आप को चेंज करती जाएगी वैसे वैसे हमें अपने एक्ट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो भी कंसर्न्स, जो भी लूप होल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उन लूप होल्स को यहाँ पर प्लग किया जा सके। एंड इस प्रकार से जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन या पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन है, उसे एक्चुअली में उस प्रकार से इंश्योर किया जा सके अंडर द आर्टिकल 21, जो कि 2017 के केसेस के बेसिस पर यहाँ पर रखा गया था। सो दैट इज द पॉइंट, जिस तरीके से आप इसे यहाँ पर कंक्लूड भी कर सकते हैं। अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत टेक्निकलिटी में आपको जाना पड़ सकता है, एंड अगेन मेरा पॉइंट ये नहीं कि आपको एज इट इज इस तरीके से सवाल आएगा, बट द पॉइंट इज कि आपको कुछ एक चीजों के बारे में पता होनी चाहिए कि जहां पर रिसेंटली कुछ कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब अगले सवाल के ऊपर यहाँ पर बढ़ते हैं। आई होप सभी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होगी, और कोई कंसर्न रहे तो प्लीज आप पूछ भी सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद इट। हम डेफिनेटली आपके हर एक कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। वेयर एथिकल अवेयरनेस इज वीक, फियर ऑफ अथॉरिटी ऑफन रिप्लेसेस रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी, डिस्कस द एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो शायद आपने इन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से टर्म्स यहाँ पर काम करती हैं। एंड दो तीन जो क्रूशियल टर्म्स यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं वो आपको शायद दिख भी रही होंगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लाइंस या ओबीडियंस की बात की जा रही है। कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, राइट। थोड़ा सोचिए, देन विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल। सो यू हैव 10 मिनट्स। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट हो चुका टाइम। समझिए क्वेश्चन को और अपना आंसर यहाँ पर तैयार कीजिए।
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा हो और अपने शब्दों में एक अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखने की कोशिश करी हो. बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन एंड द डिमांड ऑफ इट, इट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट वेयर एथिकल अवेयरनेस इज वीक, फियर ऑफ अथॉरिटी ऑफन रिप्लेसेस रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी. क्वेश्चन की अगर कोर डिमांड को समझा जाए तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्लैश होता हुआ देखने को मिल रहा है. वो क्या है? एक है फियर ऑफ अथॉरिटी एंड सेकेंड है रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी. राइट? कि आप जब भी किसी अथॉरिटी को फॉलो करते हो, है ना, ओबीडियंस जब आपके अंदर आता है तो उस ओबीडियंस के चलते दो चीज हो सकती हैं. या तो आपको डर है उनसे इसलिए आप उनकी बात मान रहे हो, या आपको एक्चुअली में रिस्पेक्ट है उस अथॉरिटी की. हाँ जी, ये जो भी कहेंगे सही कहेंगे और इनको फॉलो करना चाहिए, इट शुड बी फॉलोड. राइट? सो दैट इज हाउ ये कह रहे हैं कि अगर जहां पर एथिकल पर अवेयरनेस बहुत वीक होगी तो उस केस में फियर ऑफ अथॉरिटी रिप्लेस कर जाएगी किस चीज को? रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी को. और वही चीज यहां पर आपको अपने शब्दों में हाईलाइट भी करनी है. तो बेसिकली अगर इस चीज को हम अपने एक मॉडल स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझने की कोशिश करें कि कैसे इसका आंसर यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो पहली बात आप इस क्वेश्चन की डिमांड को डायरेक्टली जाके एड्रेस कीजिए इंट्रोडक्शन में, कि जहां पर ये समझाना जरूरी है दैट फियर ऑफ अथॉरिटी में भी ओबीडियंस है, बट उसका रीजन क्या है? फियर ऑफ पनिशमेंट. राइट? एंड वहीं रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी में भी ओबीडियंस है, बट यहां पर क्या है? रीजन क्या है उस चीज का? बिकॉज अथॉरिटी इज राइट. यू बिलीव दैट अथॉरिटी इज राइट. अथॉरिटी सही है, आप उसे रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप उसको ओबे करते हैं. राइट? अब बेसिकली हमें बताना क्या है कि जहां पर एथिकल अवेयरनेस वीक रहेगी तो वहां पर फियर ऑफ अथॉरिटी प्राइमरी फैक्टर बन जाएगा एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, उसे रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगा. दैट इज समथिंग जो कि हमें यहां पर समझाने की कोशिश करनी है. तो इसमें कोर पॉइंट अगर देखा जाए तो वो यही है कि ओबीडियंस तो हमें देखने को मिलती है. राइट? तो कहीं ना कहीं एक लिंकेज क्रिएट करने के लिए हम ओबीडियंस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं कि लॉट ऑफ पीपल व्हाई डू दे फॉलो ऑर्डर्स. आप इसमें मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट है उसे यहां पर कोट कर दीजिए, जहां पर 65% ऑफ द पीपल इन द एक्सपेरिमेंट विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो भी उनको अथॉरिटी ने कहा वो उस डायरेक्शन को मानना शुरू कर दे, चाहे उसके चलते उन्हें किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों ना देना पड़े. अगर आपने नहीं पढ़ा तो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देते हैं कि लोग क्यों ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, उनका रीजन क्या रहता है ऑर्डर्स फॉलो करने का, है ना. तो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप दे देंगे यहाँ पर तो आपकी एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, हाँ जी, लोगों के द्वारा ऑर्डर्स फॉलो क्यों क्यों जाते हैं. अब बात आएगी इन दोनों चीजों के ऊपर, है ना. अब उसमें आपको क्या बताना है कि भैया क्यों फियर ऑफ अथॉरिटी के चलते एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है लॉन्ग रन में. अच्छा, एक चीज जरूर समझना कि जब आप इसको फियर ऑफ अथॉरिटी और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करोगे ना, तो जरूर बताना कि फियर ऑफ अथॉरिटी में जो ओबीडियंस है ना वो शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म में वो क्योस में कन्वर्ट हो सकती है, और कैसे कन्वर्ट होगी वो अभी हम यहाँ पर समझाएंगे. वहीं रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी रहेगी, दैट विल बी बेटर थिंग. बट अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जहां पर एथिकल अवेयरनेस वीक है वहां पर हमें समझना है कि कैसे कंसर्न्स क्रिएट होते हैं. राइट? तो पहले आप फियर ऑफ अथॉरिटी के इसमें बता दीजिए कि जो आपका बॉडी वाला पार्ट यहां से शुरू हो जाएगा. ठीक है? कि फियर ऑफ अथॉरिटी के केस में हम क्या देखते हैं कि एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, बट किस तरीके से देखने को मिलती है वो भी समझाना यहां पर बहुत ज्यादा क्रूशियल है. राइट? सो बेसिकली अगर हम यहां पर थोड़ा समझें कि कहीं ना कहीं फियर ऑफ अथॉरिटी के केस में ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है. व्हाट डज इट मीन? कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होने का मतलब यहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं आउटकम से या आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट यहां पर ओबीडियंस देखने को मिलती है. एग्जाम्पल के तौर पर कि हम देखते हैं कि भैया ट्रैफिक पुलिस जब डिफरेंट डिफरेंट चौराहों पे खड़ी होती है तो उस समय पे लोगों की स्पीड भी सही रहती है, वो लाइट्स को भी फॉलो करते हैं, सब कुछ है. पर अब फियर ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी थोड़ा है, वो तो फियर ऑफ अथॉरिटी है
है ना। जैसे वो पुलिस वहां से गायब हुई, जैसे वहां से वो अथॉरिटी थोड़ा सा दिखना बंद हो गई, वैसे लोगों की अपनी सेंस वहां पर जाग जाएगी कि भैया जल्दी पहुंचना है ना। लाइट भी जंप करेंगे, ओवर स्पीडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। सो दैट इज अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कि जब तक अथॉरिटी रहेगी तब तक तो चीजें सही चलेगी, बट जैसे अथॉरिटी का ध्यान कहीं और गया, वैसे भैया रूल्स तोड़ना शुरू हो जाएंगे। अब वहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा सिनेरियो कब क्रिएट हो रहा है कि जब लोगों के केस में जब उनकी जो एथिकल अवेयरनेस है वही यहाँ पर वीक देखने को मिल रही है, क्योंकि वो इंटरनली इस चीज को फॉलो नहीं करते कि भैया हमें स्पीड लिमिट को फॉलो करके चलना है, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करके चलना है। उनके इंटरनल जो वैल्यू सिस्टम है वो यही बता रहा है कि भैया जल्दी पहुंचो, चाहे जैसे मर्जी पहुंचना है। दैट इज समथिंग जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पर क्रिएट करता है व्हेन इट कम्स टू द फियर ऑफ अथॉरिटी वाला पार्ट, बिकॉज वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, वो लेटर ऑन chaos में भी चीजों को कन्वर्ट कर सकता है। ऑलराइट, क्लियर है। एंड कहीं ना कहीं इसमें आप ये भी पॉइंट बता सकते हो कि भैया इसके चलते हिडन डिफेक्शन भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के नाम पे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, अब जो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के समय पर यह थोड़ा था कि भैया यहाँ पर जो ब्रिटिश अथॉरिटी काम कर रही थी उसको हम बहुत ही लेजिटिमेट मानते थे, तो फियर ऑफ अथॉरिटी था, इसलिए लोग यहाँ पर उनकी बातों को मान लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। बट सिंस जब एथिकल, अब देखो ना, एथिकल अवेयरनेस इज नॉट समथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजंस, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी की भी अगर एथिकल अवेयरनेस यहाँ पर मिसिंग रहेगी तो उस केस में फियर ऑफ अथॉरिटी डेवलप होगा, बिकॉज फिर वो पनिशमेंट के थ्रू ही अपनी बात मनवाना शुरू कर देंगे। तो वही चीज आप बता सकते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में कि भैया फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर भी हमने यही देखा, ऑब्जर्व किया कि भैया ब्रिटिश राज की जो एथिकल अवेयरनेस थी वो बहुत वीक थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो उनको ऑर्डर्स फॉलो करना या उनको ओबीडियंटली फॉलो करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ फियर ऑफ आउटकम के बेसिस पर था, राइट। पर जैसे लगा कि भैया चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही तो म्यूटिनी के केसेस बढ़ने लग पड़े, है ना, डिफेक्शन के केसेस बढ़ने लग पड़े, लोगों ने रिटालिएट करना शुरू कर दिया। एंड जैसे लगा कि भैया जब ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंगेज्ड हैं, यहाँ पर फुल फ्रंटल हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया, वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी, और उस चीज का फायदा यहाँ पर उठाया गया। अब ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उनके लिए भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन होगी उस समय पर। दैट इज समथिंग जिसको आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बताना है। देखिए मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में पिरो के डेफिनेटली आपको अपनी प्रैक्टिस में लिखना पड़ेगा, राइट। फिर सेकेंड पार्ट यहाँ पर आता है रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी, है ना, रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी। अब ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, इसको कह दीजिए आप हेडिंग में कि भैया ये स्टेबल चीज रहेगी, है ना, स्टेबल चीज यहां पर रहेगी। अब इस केस में हम क्या समझेंगे, थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर जो ओबीडियंस यहां पर हम देख पाते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का पनिशमेंट इन्वॉल्व ना हो, एंड अथॉरिटी भी वहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स को रखते हुए अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करे, सिटीजन्स भी उस प्रकार से अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखें, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत सही रहेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है या टैक्सेशन का जो पूरा सिस्टम है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन दोनों को ही फेसलेस कर दिया गया है। एंड फेसलेस करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन रहता था टैक्स पेयर और अथॉरिटी के बीच में, वो इंटरेक्शन खत्म हो गया, है ना। इंटरेक्शन खत्म हो गया तो उसकी वजह से जो एक कंसर्न रहता था कि भैया टैक्स पेयर की यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, तो टैक्स पेयर की एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर खत्म होगी कि भैया टैक्स अथॉरिटी पता नहीं किस तरीके के केसेस उसके अगेंस्ट बना दे, है ना, करप्शन के केसेस वहां पर देखने को मिलते थे, तो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर खत्म होगी। तो अब लोगों का खुद से कंप्लाइंस यहाँ पर बढ़ गया, वो खुद से अपनी टैक्स रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं, कंप्लाइंस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना जी। बिकॉज चीजें जब बेटर हो रही हैं, एक पार्ट से अथॉरिटी अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को रख रही है कि चलो भैया हमें अपने सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, और इस चीज के लिए एक पर्दा बीच में डाल देते हैं, एक वॉल बीच में क्रिएट कर देते हैं, एक वेल बीच में क्रिएट कर देते हैं अथॉरिटी और लोगों के बीच में, ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, जो भी हो डिजिटल मीडियम के थ्रू हो, ताकि एक कम्युनिकेशन लिंक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा सके। तो दोनों के पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज हुए, है ना। लोगों ने भी इस चीज को अडॉप्ट किया कि हाँ जी भैया हमें भी अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को रखना है, टैक्स देना है, चोरी नहीं करनी, अपने एसेट्स डिक्लेयर करने, जो कुछ भी है। एंड वहीं पर अथॉरिटी ने भी इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन पे कंप्लीटली रोक लगा दी,
है ना। तो दैट इज हाउ यू आर बेसिकली टेलिंग कि भैया रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी फिर वहां पर डेवलप होती है, कि जहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं यार ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, है ना। वो लोगों का बिलीफ भी फिर वहां पर उस प्रकार से डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बेसिकली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से आपने पॉइंट्स रखते हुए एक कंटेक्स्ट यहां पर बिल्ड कर सकते हो दैट इट इज हाउ कि रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फियर ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारा कोर स्ट्रक्चर भी यहां पर क्रिएट होगा। ऑलराइट, तो आई होप सभी को ये पॉइंट्स यहां पर समझ में आ गए हों, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कंक्लूजन में भी जाना है, कंक्लूजन के केस में आप बेसिकली यहां पर इसमें क्या कर सकते हैं कि जो फियर और लेजिटिमेसी है दोनों ही आपके शॉर्ट टर्म कंप्लायंस तो क्रिएट कर देंगे, बट लेजिटिमेसी जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल है, एक इंक्लूसिव एंड कोहेसिव सोसाइटी वहां पर बिल्ड कर सकती है। एंड जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अथॉरिटी और सिटीजन के बीच में वो भी यहाँ पर मेंटेन रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हार्मनी मेंटेन रहेगी। एंड जो कंसर्न्स रहते हैं डिफेक्शन के या किसी प्रकार के रिटेलिएशन के, उसे भी हम यहाँ पर अवॉइड कर पाएंगे। और इस केस में आप सिंपल सी पॉइंट ये भी कह सकते हो कि भैया जहाँ पर जो B.R. अम्बेडकर जी ने जो पॉइंट यहाँ पर रखा था ग्रामर ऑफ एनार्की का, कि भाई ठीक है हमारे पास बहुत सारे ब्लडी मैकेनिज्म्स हैं रिवोल्ट करने के, बट दैट इज समथिंग जो कि हमें यहाँ पर अवॉइड करने चाहिए। ब्लडी मैकेनिज्म्स के चलते जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उन चीज़ों के थ्रू भी हम अपनी बात अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। और अगर एक रिस्पेक्ट रहेगी अथॉरिटी के लिए, है ना, एक लेजिटिमेसी के लिए, तो हमें ये भी रहेगा कि भाई अथॉरिटी हमारी बात सुनेगी और उसके बेसिस पर उसे रिस्पॉन्ड भी करेगी और जनता के इन क्वेश्चन कोई भी कंसर्न्स रहेंगे उन्हें एड्रेस भी यहाँ पर कर पाएगी। तो दैट इज समथिंग यू कैन फ्रेम योर कंक्लूजन। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके चलते आप अपने इस आंसर को यहाँ पर फ्रेम कर सकते थे। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत वेरिड ओपिनियंस रहते हैं देखिए एथिक्स में। मैं कह रहा हूं कि जो शायद मेरा पर्सपेक्टिव रहा होगा इन आंसर्स को फ्रेम करने का, आपका शायद डिफरेंट हो सकता है और वो भी ठीक हो सकता है। दैट इज अ वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखिए ना, एथिक्स पूरा सब्जेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, तीन डिफरेंट पहलू एक साथ मिला के यहाँ पर एथिक्स बनते हैं, राइट। तो जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी का ऑप्शन लोगे तो उसके पॉइंट्स उसके ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, है ना, वो थिंकर्स वहाँ पर उस तरीके से कोट करेंगे। सिमिलर इज द केस विद साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, सबके अपने अपने रहते हैं, है ना। जैसे वेबर की अथॉरिटी को लेकर बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि भैया अथॉरिटी हमेशा रैशनल होनी चाहिए, है ना, तभी उसको लेजिटिमेसी का टैग वहाँ पर मिल सकता है। तो आप उस प्रकार से भी कोट कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू, है ना। बट मेरा पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने क्वेश्चन की डिमांड को पूरी कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट थीम के साथ। विल बी डिस्कसिंग फर्दर मोर क्वेश्चंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।